हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आज हम लास्ट टॉपिक लेके आए हैं किंगडम सिंपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम वायरसेस के बारे में जानेंगे। आज स्टेटस क्या है वायरसेस का, व्हाट अबाउट द वायरसेस, इसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में, वायरसेस के बारे में जानेंगे, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और साथ ही बात करेंगे इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है। और लास्ट में हम एक बेसिक जानकारी ग्रहण करेंगे किसके बारे में, वायरॉइड्स के बारे में और लाइकेंस के बारे में। वायरॉइड्स क्या होते हैं और लाइकेंस के क्या होते हैं। तो बिना कोई देरी करते हुए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस। बेटा अगर वायरस की बात करें, देखो वायरस ना तो एक लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये बॉर्डर लाइन एरिया पे प्रेजेंट है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग के। ठीक है, ना तो आपके किसी किंगडम के अंदर आते हैं, वे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हो, मोनेरा के अंदर आते हो, ठीक है, या फिर किंगडम फंजाई के आते हो, किंगडम प्लांटाई के अंदर आते हो, किसी के अंदर नहीं आते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन एरिया है, ना तो ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो ये लिविंग बन जाते हैं। अगर बॉडी के बाहर हो, ये अगर बाहर इन्वायरमेंट में हो खुले में, तो ये क्या नॉन लिविंग है। अपने आप को ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने आप को ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए क्या नॉन लिविंग है। दोनों तरह की हम माने जाते हैं वायरस को कि लिविंग है और ये नॉन लिविंग भी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम आज के प्रेजेंट में बात करें, जैसे कि कोविड-19 है, जो कोविड-19 जो वायरस है, ठीक है, इसके अपने बारे में पढ़ा होगा कि काफ़ी जो सरफेसेस हैं इनके ऊपर इनका अलग अलग क्या है लाइफ स्पैन होता है। तो किसी सरफेस के ऊपर ये 8 घंटे जीवित रहता है, किसी सरफेस पे 16, किसी पे 2 दिन में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये अंडर सर्टेन कंडीशंस जो वायरस है अपने आप को क्या है जीवित रख पाते कुछ समय के लिए, उसके बाद ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो वायरस की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वायरस है क्या। वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। एक न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी होते हैं ये, मीन्स इट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स और क्या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए क्या न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी हैं जो कि लिविंग सेल की जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उसका कोई सेल है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, उसकी सेल की मशीनरी को यूज करता है। ये उसकी सेल की मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, जिसके अंदर आपको ना तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, ना ही इसके अंदर क्या आपको डिवीजन देखने को मिलेगी। ठीक है, ना ही ग्रोथ ना ही डिवीजन आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बेटा। तो अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट के जो सेल होता है उसकी जो मशीनरी है, जैसे कि उसका डीएनए है और उसके जो राइबोसोम है, उनको यूज करके क्या है अपने कंपोनेंट बनाता है, तैयार करता है, फिर अपने आप को क्या है मल्टीप्लाई करता है, उसको क्या है इकट्ठा करता है, एक नए वायरस को प्रोड्यूस करता है उसके द्वारा। जितनी भी चीजें बन रही हैं इनको क्या है एक साथ असेंबल करके एक नया वायरस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये तरीका है वायरस को मल्टीप्लाई, वायरसेस का अपने आप को मल्टीप्लाई करने का। इसलिए मैंने कहा कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही है। ठीक है, अगर कुछ हिस्टोरिकली बात करें तो जो स्मॉल पॉक्स और जो पोलियो, जो 2 वायरल डिजीज हैं जो हम काफ़ी पुराने समय से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है जिससे क्या स्मॉल पॉक्स होता है, तो सबसे पहले जेनर ने 1796 में डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। उसके बाद अगर हम बात करें पैस्चर की, जिन्होंने 1880 के अंदर की, ठीक है, रेबीज जो इन्फेक्शियस जो डिजीज है इसको फाइंड आउट किया था। भाई रेबीज होती है जानवरों के काटने के द्वारा एक बीमारी होती है, इसका नाम रेबीज है। और ये रेबीज जो बीमारी है किसके द्वारा होती है, रेबीज वायरस के द्वारा होती है। और इन्होंने ही क्या कहा था, एंटी जो रेबीज जो वैक्सीन है तैयार की थी बाय द पास्चर द्वारा ही क्या है एंटी रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो पास्चर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने जो वायरस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरी, वायरस की साइंटिफिक डिस्कवरी होने से पहले उन्होंने जो टर्म दी वायरस, वो टर्म देने वाले कौन थे बेटा, वो थे पास्चर ही, वो इंसान थे
जिन्होंने सबसे पहले क्या है इस चीज को वायरस नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो मोजाइक जो डिजीज है टोबैको की, टोबैको जो प्लांट होता है इसके अंदर जो मोजाइक जो डिजीज जो होती है जो वायरस द्वारा होती है, ठीक है, वो मेयर द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि जो डिजीज होती है टोबैको प्लांट के अंदर, हालांकि उनको नहीं पता था कि ये जो डिजीज है किसके द्वारा होती है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये पता था कोई एक ऐसी चीज है जो क्या है टोबैको प्लांट के अंदर क्या है मोजाइक डिजीज कॉज करती है। और जो ये आपका डिजीज प्लांट है, इसके प्लांट से एक्सट्रैक्ट को निकाला गया बाय इवानोस्की इन 1892। इवानोस्की ने क्या किया भाई, जो डिजीज प्लांट था टोबैको का, जो डिजीज प्लांट था उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला, उसको रस को निकाला, और उसके जो रस को निकाल कर उस रस को उसने क्या है जो एक नॉर्मल जो प्लांट था टोबैको प्लांट था उससे क्या है ट्रीट करवाया, उसको उससे ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, वो किस रिजल्ट पर पहुंचे कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ एक ऐसा है जो कि नॉर्मल प्लांट को भी डिजीज प्लांट में कन्वर्ट कर देता है, उसके अंदर भी क्या है मोजाइक डिजीज का क्या है डिजीज कर देता है। ठीक है, तो ये जो फाइंडिंग्स थी वो किसकी थी बेटा, इवानोस्की की फाइंडिंग थी जो उन्होंने 1892 में दी थी बेटा। ठीक है, और जो ये एक्सट्रैक्ट था, ये जो फाइंडिंग थी किसकी बेटा, इवानोस्की की, उसकी फाइंडिंग के बेस पर जो बेजरिंग थे उन्होंने 1896 में क्या कहा उन्होंने एक टर्म दी कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडियम, एक तरह का ऐसा फ्लूइड दिया, ऐसा फ्लूइड जिसके कांटेक्ट में आने के कारण क्या है उस प्लांट के अंदर डिजीज हो गई या हो जाती है, किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज हो जाती है। इस तरह का एक लिक्विड है जो डिजीज कॉज करने के लिए क्या है सक्षम है। ठीक है, एक तरह का जहर की कह सकते एक तरह के जहर का संधि दी किन्होंने, बेजरिंग ने इन 1896। स्टेटमेंट को ध्यान रखना बेटा, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, बेजरिंग ने दी थी इन 1896। क्या स्टेटमेंट थी वो, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम। ठीक है बेटा, 1993 में ताकाहाशी एंड रॉलिंस ने क्या इसको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया वायरस को, और 1946 के अंदर की बात करें, 1946 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया वायरस को, किसके द्वारा बेटा, स्टेनली द्वारा। किसके द्वारा, स्टेनली द्वारा 1946 के अंदर उस वायरस को क्या है देखा गया पहली बार अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन जो नेचर है वायरस का, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया बेटा, बोर्डन एंड पायरी द्वारा इन 1936। बॉर्डन एंड पेरी ने 1936 में बताया कि जो वायरस का जो नेचर है वो कैसा है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्लियर है बेटा। ठीक है, और वायरस की बात करें, वायरस का एक तरह का ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि इसको क्या चाहिए कि लिविंग होस्ट चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बॉडी के बाहर की बात करें, होस्ट सेल के बाहर अगर ये क्या होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब है ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। इस तरह का जो इनर्ट वायरस है उसे कहते हैं वायरॉन। क्या कहते हैं बेटा, वायरॉन। तो स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना कि वायरॉन क्या होता है, वायरॉन एक इनर्ट वायरस का नाम है। ठीक है, इनर्ट वायरस के नाम को क्या कहते हैं, वायरॉन कहते हैं। क्लियर है, तो वायरस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं काफी लंबे समय तक, क्योंकि क्रिस्टलाइज करके इसको अंडर क्या है लो टेम्परेचर कंडीशंस इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा इसको हम क्या प्रिजर्व कर सकते हैं इस वायरसेस को लंबे समय तक। ठीक है, ऐसी खबरें आपने सुनी भी होंगी कि जो चाइना है, चाइना के अंदर जो एक बीजिंग सॉरी जो वुहान है, वुहान के अंदर क्या एक वायरस की लैब है, वायरल लैब है जहाँ पर क्या वायरस के ऊपर स्टडी की जाती है। वहाँ पर कई सारे वायरसों को प्रिजर्व करके रखा गया है। जो सबसे पहला हमारा जो सार्स वायरस आया था इससे पहले, ठीक है, उसको भी वहाँ प्रिजर्व रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है अंडर क्रायो प्रिजर्वेशन। -196 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है इसके अंदर क्या इसको स्टोर करके रखा जाता है वायरसेस को, ताकि वो खराब ना हो, वो खत्म ना हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ठीक है,
ऐसे वायरसेस जिनका वेक्टर क्या है, आर्थ्रोपोड है, ठीक है, या फिर क्या है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है बेटा। ऐसे वायरसेस जिनका वेक्टर क्या है, जिनका जो कैरियर है आर्थ्रोपोड है, और ऐसे या फिर कोई इंटरमीडिएट होस्ट है, उनके अंदर वो वायरस प्रेजेंट है, उन वायरसेस को क्या कहते हैं हम, अर्बो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उनको कहते हैं हम अर्बो वायरस। क्या कहते हैं, अर्बो वायरस। तो इन टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा। अगर हम साइज की बात करें, साइज की बात करें तो ये बड़े स्मॉलेस्ट एंटिटी होते हैं, इनको नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते। एज स्मॉल एज ये 10 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, जो कि फूट एंड माउथ वायरस है कैटल्स का। जो जो गाय भैंस होती है, इनके अंदर क्या है, फूट एंड माउथ की डिजीज कॉज करते हैं। ये 17 और एज हाई एज 400 नैनोमीटर तक का हम क्या है, साइज के अंदर को देख सकते हैं। जो कि इसका कौन से वायरस का साइज है बेटा, ये पैरेट फीवर वायरस का साइज है 400 नैनोमीटर। एज लो एज 10 नैनोमीटर, एज हाई एज 400 नैनोमीटर तक का क्या साइज हो सकता है वायरसेस का, ठीक है। 17 नैनोमीटर है इन द केस ऑफ अल्फा अल्फा मोजाइक वायरस, 300 मल्टीप्लाई बाय 17.5 नैनोमीटर इन द केस ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस, इन शॉर्ट फॉर्म टीएमवी, ठीक है। शेप की बात करें तो शेप क्या है, आपको ये हेलिकल शेप में नजर आ सकता है, क्यूबॉइडल शेप में नजर आ सकता है, और ये बाइनल शेप के अंदर भी आपको क्या है, देखने को मिल सकता है। अब हम क्लासिफाई करेंगे डीएनए सॉरी वायरसेस को। वायरसेस को बेटा हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। पहला बेसिस हमारा है उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसे हम डीएनए वायरसेस कहते हैं। एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो उसे कहेंगे हम आरएनए वायरस या फिर राइबोवायरा। एग्जाम्पल क्या है इसके हमारे, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, रेट्रोवायरसेस इंक्लूडिंग एचआईवी और एड्स वायरस आर द एग्जाम्पल ऑफ राइबोवायरा, ठीक है। होम्स ने 1948 में इन वायरसेस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं, उसके बेस पे क्लासिफाई किया था। पहला हमारा प्लांट वायरसेस है। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इन्हें हम फाइटोफेजिनी के नाम से भी जानते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट है, फेजिनी मतलब वायरसेस की बात हो रही है। ऐसे इन्फेक्टिव वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं फाइटोफेजिनी या फिर प्लांट वायरसेस, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारे टीएमवी, पोटैटो मोजाइक वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरसेस, ठीक है। सेकेंड हमारा वायरस जो कैटेगरी आ गई हमारे किसकी आ गई बेटा, एनिमल वायरसेस की। ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स के अंदर क्या है डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें कहते हैं हमें एनिमल वायरसेस या फिर जू फेजिनाई। जू का मतलब है एनिमल्स। ऐसे वायरसेस जो क्या है एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं जू फेजिनाई, ठीक है। एग्जाम्पल है पोलियोमाइलिटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपाटाइटिस वायरस, मम्प्स वायरस, राइनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड करता है इंसानों के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फेजिनाई। फेजिनाई वो वायरसेस होते हैं बेटा जो लोअर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्ट करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है T2 T4 लैम्डा एंड कोलीफेज। नेक्स्ट हमारा क्या, कोलीफेजिस, बैक्टीरियोफेजिस। ऐसे वायरसेस जो ई कोलाई को इन्फेक्ट, कोलाई बैक्टीरिया को क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। जो कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और एक ऐसे वायरसेस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं सियोनोफेजिस, ठीक है। क्लियर है बेटा, उनको हम ब्लू, जो कहने का मतलब है यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गर वायरसेस। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है LPP1, SM1 एंड N1 वायरसेस, क्लियर है। तो ये क्या करते हैं बेटा, सियोनोफेजिस को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे फाइकोफेजिस। ऐसे वायरसेस जो अलगी को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइकोफेजिस। नेक्स्ट है माइकोफेजिस, जो फंगल को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें माइकोफेजिस कहते हैं। नेक्स्ट है जाइमोफेजिस, जो ईस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि माइकोफेजिस ऑफ ईस्ट। ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट ईस्ट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं हमें जाइमोफेजिस, ठीक है। ईस्ट को हम जाइमोजन के नाम से भी हम जानते हैं, क्लियर है बेटा, इसलिए जाइमोफेजिस। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की बेटा, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब है कि जो वायरस है वो किन किन कंपोनेंट्स के द्वारा मिलकर बना हुआ है।
अगर इन जनरल बात करें तो जो वायरस जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है बेटा, वो है न्यूक्लियोइड एंड कैप्सिड। ठीक है, न्यूक्लियोइड एंड कैप्सिड। न्यूक्लियोइड मीन्स उसका जीनोम, उसका जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड मतलब उसकी बाहर की जो कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है उसके जीनोम को, उसे कहते हैं हम कैप्सिड। ठीक है बेटा, किसी किसी वायरस के अंदर आपको क्या है, कैप्सिड के बाहर आपको इन्वेलॉप भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाहर क्या देखने को मिलता है आपको बेटा, इन्वेलॉप भी आपको क्या है देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड क्या करता है बेटा, वायरल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोइड होता है, जो वायरल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लिक एसिड का उसके अंदर। वो लीनियर भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, और उसमें काफी सारी आपको क्या है, कोइलिंग भी देखने को मिल सकती है इन द केस ऑफ द न्यूक्लियोइड। अगर वो डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, तो भी उसके अंदर आपको क्या है, कोइलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो न्यूक्लियोइड होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जो वायरस का वो इन्फेक्टिव पार्ट होता है। मेन जो इन्फेक्टिव जो पार्ट होता है वायरस का, वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक, उसका उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि बता चुका हूं कि जो आइदर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। क्लियर है बेटा, वो डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो कहलाएगा डिऑक्सी वायरसेस कहलाते हैं वो। अगर आरएनए है तो वो क्या कहलाएंगे आपको, राइबो वायरस। एग्जाम्पल जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, राइबो वायरा के नाम है और डिऑक्सी वायरा के नाम से। ठीक है, डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है वो कहलाएगा डिऑक्सी वायरसेस, अगर आरएनए है तो क्या कहलाएंगे, राइबो वायरसेस। ठीक है, अब वो जो डीएनए है या जो आरएनए है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, इसके बेस पे भी हम क्या है फर्दर इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, या ऐसे वायरस जिसके अंदर क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, या फिर ऐसे वायरसेस जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, या फिर ऐसे वायरसेस जिनके अंदर क्या है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा। तो उनके बेस पे हम क्या ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो पहली हमारी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे वायरस जिनके अंदर क्या आपको डबल स्टैंडर्ड आपको डीएनए देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल आपका T2 है, T4 बैक्टीरियोफेज और कोलीफेज लैम्डा जो वायरस है, इनके अंदर आपको क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉलीफ्लावर, हार्पिस वायरस, सीमियन वायरस 40 एंड हेपेटाइटिस बी, इनके अंदर आपको क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी बेटा, ऐसे वायरस इनके अंदर क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल से, ये को दिमाग में बिठा लीजिएगा। और साथ ही साथ आपकी जो नोटबुक है बेटा, इसके अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको ये नीट के अंदर बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है, तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ऐसे वायरस के एग्जांपल क्या है बेटा हमारे, कोलीफेज MS2 वायरस, कोलीफेज FD वायरस। ठीक है, तो सिंगल जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ऐसे केस के अंदर उसे कहते हैं प्लस स्टैंड, और उसको हम क्या है टेम्पलेट स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं टेम्पलेट स्टैंड के नाम पे, क्योंकि जब रेप्लिकेशन की बात आती है, इसको अपना मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वायरस को अपने आप को रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उस दौरान क्या करते हैं वो अपने इसी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, इसको डुप्लीकेशन करते हैं, इसी जैसा एक दूसरा नया स्टैंड बनाते हैं। जिस स्टैंड की मदद से वो नया स्टैंड बनाते हैं, उस स्टैंड को हम प्लस स्टैंड कहते हैं, और या फिर इसको हम टेम्पलेट स्टैंड भी कहते हैं। जो नया स्टैंड बनेगा बेटा आपका सेम हूबहू पहले जैसा बनेगा, जो उसका जो टेम्पलेट स्टैंड था वैसा ही बनेगा, उसकी कार्बन कॉपी बनेगी, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड और नेगेटिव स्टैंड। क्लियर है बेटा ये। और नेक्स्ट बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड और डी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसे वायरस जिनके अंदर क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल है रियो वायरस एंड ट्यूमर वायरस। इनके एग्जांपल हमारे क्या होंगे, रियो वायरस एंड ट्यूमर वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल स्टैंडर्ड और SSRNA, ऐसे वायरस जिनके अंदर आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, जनरली देखें आप तो यार लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, लीनियर होते हैं, कॉइल्ड हमें देखने को मिलते नहीं, सर्कुलर हमें देखने को मिलते नहीं है, लीनियर होते हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस ऑफ कैटल्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, रेट्रो वायरसेस। ठीक है, ठीक है बेटा, रेट्रो वायरसेस के अंदर अगर देखें अगर अलग से, तो रेट्रो वायरसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको वो सिंगल स्टैंडर्ड की आरएनए की आपको 2 कॉपी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ये कोई
वायरस है, इसका सेंट्रल पार्ट है, इसका जीनोम की बात करें, कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर आपको दो ऐसे आपको क्या है स्टैंड देखने को मिलेंगे आरएनए के, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो डबल स्टैंडर्ड नहीं बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड के दो मिलेंगे आपको, दो अलग अलग स्टैंडर्ड मिलेंगे। तो ये कहलाता है कंडीशन आपकी डिप्लॉयड कंडीशन। कैसे कहलाती है आपकी? उस वायरस की डिप्लॉय, वो वायरस कैसा आपका डिप्लॉयड है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? HIV वायरस, HTLV3 एंड एड्स वायरस क्या उसके बेटा एग्जाम्पल हो गए किसके? डिप्लॉयड रेट्रोवायरसेस के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें कैप्सिड के बारे में। कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड जो है ये जीनोम के बाहर की जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं कैप्सिड, जो बनी होती है काफी सारी छोटी छोटी सब यूनिट से, ठीक है, काफी छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स या फिर कैप्सोमर्स, कैप्सोमियर्स या फिर कैप्सोमर्स कहते हैं। तो ये जो कैप्सिड होती है बेटा ये क्या कराती है? जो वायरस का जो जीनोम होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है, उसको फिजिकल एंड केमिकल एजेंट से बचाती है, यानी कि इसको डैमेज होने से बचाती है। क्लियर है? उसको फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के द्वारा जो उनका जो डीएनए है वो डैमेज ना हो जाए, उनसे बचाने का काम करती है कैप्सिड। और ये छोटे छोटे प्रोटीनेसेस सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कैप्सोमियर्स कहते हैं और कैप्सोमर्स कहते हैं। टोबैको मोज़ेक फॉर एग्जांपल, अगर टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें तो इसके अंदर क्या है? 2130 कैप्सोमियर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? उसकी जो कैप्सिड होती है उसके अंदर आपको 2130 कैप्सोमियर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। और हमने एक बात और की थी बेटा, कैप्सिड के अलावा हमें कुछ वायरसेस के अंदर आपको इन्वेलॉप देखने को मिलता है, यानी कि कैप्सिड के बाहर एक कवरिंग और देखने को मिलती है जिसे हम इन्वेलॉप कहते हैं। ये एक तरह की क्या लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जो कुछ एनिमल वायरसेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। रेयरली हमें प्लांट और बैक्टीरियल वायरस के अंदर हमें क्या ये देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर हमें इन्वेलॉप देखने को नहीं मिलता उन्हें हम क्या कहते हैं? नेक्ड वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम नेक्ड वायरस कहते हैं। क्लियर है? और जो इन्वेलॉप होता है, जो बना होता है इन्वेलॉप, ये क्या करता है? जो वायरस, ऐसे वायरस जो इन्वेलॉप बनाते हैं, ये इन्वेलॉप बनाने के लिए जो मटेरियल लेते हैं वो किससे लेते हैं बेटा? होस्ट से लेते हैं सारी सारी। कहने का मतलब है जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या जिस सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं उससे ही ये क्या है अपनी इन चीज इन्वेलॉप बनाने की जो चीजें हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी की सारी चीजें बेटा ये होस्ट के सेल की मदद से क्या है ये बनाते हैं, और बनाने के बाद ये असेंबल करके अपना इन्वेलॉप का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बेटा? और इन सब से एक सब यूनिट्स बढ़ती है पहले, जिन्हें हम पेप्लोमेर्स कहते हैं और पेप्लोमर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा कैप्सोमर्स था वैसे कैप्सोमर्स था, वैसे हमारे पेप्लोमर्स हैं, ठीक है, जो इन्वेलॉप को बनाने में क्या है हेल्प करते हैं, इनकी मदद से इन्वेलॉप का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो इन इन्वेलॉप के बारे में कई कई जो इन्वेलॉप होते हैं आपके स्मूथ भी हो सकते हैं, या फिर इन इन्वेलॉप की आउट ग्रोथ होती है जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं, ठीक है। चाहे तो बिल्कुल गोल मिलेंगे, कोई भी आउट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, और किसी किसी केसेस में आपको क्या छोटी छोटी उभार देखने को मिलेंगे जो प्रोटीनेसिस नेचर होते हैं, और इन उभार को हम क्या कहते हैं? स्पाइक्स कहते हैं। एक रफ आउट कहते हैं आउट ग्रोथ, या जो सरफेस को एक रफ सरफेस बनाने में क्या इसको मदद मिलती है। कहने का मतलब है रफ सा सरफेस जो होता है वायरस का वो इन्हीं स्पाइक्स के कारण होता है। अगर हम कॉमन इन्वेलॉप्ड वायरसेस की बात करें, इसमें हमका HIV आ जाएगा, हर्पिस वायरस आ जाएगा, RNA पॉलीमरेज, RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। बेटा ये तो आपके हो गए एंजाइम्स, इनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बात हो रही है कि HIV वायरस की और हर्पिस वायरस कैसे आपके ये कॉमन इन्वेलॉप्ड वायरसेस के क्या है बेटा एग्जाम्पल है। ये आपका फिगर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो इन्वेलॉप की बात कर रहा था मैं, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जिनके ऊपर आपको ये स्पाइक्स देखने को मिलेगी, तो ये स्पाइक्स क्या कहलाती है? ये इन्वेलॉप की आउट ग्रोथ होती है। तो ये इन्वेलॉप्ड वायरसेस हैं। क्लियर है? अगर ये इन्वेलॉप ये अगर आउट ग्रोथ नहीं है, सिर्फ सिंपल ऐसी आउट ग्रोथ है, बाहर की जो कवरिंग है इन्वेलॉप की, तो वो आपकी स्मूथ इन्वेलॉप कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या है? फॉस्फोलिपिड इन्वेलॉप देखने को मिलेगा। फॉस्फोलिपिड यानी कि आपका लिपिड्स की मदद से, फॉस्फेट्स की मदद से, और ठीक है, और प्रोटीन की मदद से आपका बाहर की जो कवरिंग बनी है जो कि कैप्सिड के बाहर की कवरिंग है, ठीक है। सेंटर में आपको देखने को मिल रहा है जीनोम ऑफ द वायरस,
along with some non histone proteins. ठीक है, नॉन, ये छोटे छोटे दिख रही है आपको, गोल गोल से नजर आ रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस, दीज आर द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विच हेल्प्स टू बाइंड द क्रोमोसोम ऑफ द वायरस। ठीक है, इसको बाइंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट आप जो लेफ्ट साइड फिगर देख रहे हो बेटा, ये फिगर आपकी किसकी है? टोबैको मोजाइक वायरस की फिगर है। ठीक है, 3 पार्ट है इसके अंदर देखने को मिलता है आपको। हेड का पोर्शन देखने को मिल रहा है, एक नेक देखने को मिल रही है, बीच में आपको क्या है, टेल देखने को मिल रही है, लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है टेल फाइबर्स। इन टेल फाइबर्स की मदद से क्या करता है बेटा, ये जो वायरस होते हैं अपने आप को अटैच करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइक जो दिख रही है आपको, स्पाइक क्या करती है, मदद करती है जुड़ने में किसके, होस्ट सरफेस के। अब हम लास्ट में बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, जो वायरस होता है क्या होता है बेटा, दो वायरसेस के अंदर आपको दो तरह की आपको क्या है लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, लिटिक टाइप और लाइसोजेनिक टाइप। पहले हम बात करेंगे लिटिक टाइप की। लिटिक जो वर्ड है, ये वर्ड लिया गया है लिसिस, उसको जोड़ के देख सकते हो आप लिसिस से। लिसिस और लिटिक का मतलब क्या होता है कि तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो लिटिक टाइप में क्या करता है, जो वायरस जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो होस्ट सेल को क्या करता है, अपने होस्ट सेल को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। क्लियर बेटा? तो ये हमें देखने को मिलती है लिटिक टाइप ऑफ साइकिल में। जो फिगर आप देख रहे हो आप, ये है लिटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें क्या करता है, जो बैक्टीरिया फेज है, यानी कि जो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे अपने आप को क्या है, जोड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। टेल फाइबर की मदद जोड़ने के बाद क्या करता है, एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, वो क्या करता है बेटा, जो पिन थे अपने फिगर में देखा होगा, जो टेल पिन थे, पिन की मदद से क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर छेद कर देता है। छेद करने के बाद क्या करता है बेटा, वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जो बैक्टीरियल जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंजेक्ट करने के बाद होता क्या है कि जो डीएनए है भाई, उसको नए वायरस बनाने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या करेगा, जो ये डीएनए है फेज का, यानी कि वायरस का जो डीएनए है, ये क्या कर देगा, अपने आप को चेंज कर देगा एमआरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, फिर ये कंट्रोल करता है किसको, जो बैक्टीरियल डीएनए इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसको ऑर्डर देता है कि तो इस प्रकार की प्रोटीन्स तो बना। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरियल जो मशीनरी है अंदर जाने के बाद उसके राइबोसोम की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है बेटा एक तरह से। ठीक है, तो राइबोसोम को ऑर्डर देता है ये कि भाई इस तरह की प्रोटीन तो बना, तो वो राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन का बनाना स्टार्ट कर देता है। उन प्रोटीन्स की मदद से क्या करता है बेटा, और साथ ही साथ क्या करता है, एमआरएनए बना। एमआरएनए क्या, राइबोसोम से क्या प्रोटीन बनवाई, प्रोटीन से क्या है आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर बने। तो इस दौरान क्या करता है कि जो बैक्टीरियल जो डीएनए है, ठीक है, वो डिग्रेड, उसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो एंटर कर दिया, राइबोसोम से प्रोटीन बनवा ली अपनी, उससे नए वायरसेस बने हमारे। ठीक है, नए वायरस, जब ये जब प्रक्रिया चल रही होती है हमारी, उस दौरान जो बैक्टीरियल डीएनए बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने के बाद वो क्या करता है, पूरे बैक्टीरिया का जो जो सेल है उसको अपने अंडर, अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, कंट्रोल में लेने के बाद क्या करता है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। किस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। भाई बैक्टीरिया डीएनए तो खत्म कर दिया इसने। ठीक है, डीएनए खत्म करने के बाद तो पूरा कब्जा किसका है इसके ऊपर, वो वायरस के जो डीएनए का कब्जा है। और वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से क्या, फिर वो राइबोसोम को ऑर्डर देगा तो प्रोटीन बना, और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद क्या करता है, वो अपने जीनोम का सिंथेसिस करता है, यानी कि अपना जो नए वायरल डीएनए को बनाने का काम स्टार्ट करता है। ठीक है, अपने आप को उसने क्या है, एमआरएनए में चेंज किया। एमआरएनए से उसने क्या ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि भाई तो प्रोटीन, इस तरह की प्रोटीन बना। प्रोटीन बनाने के बाद जो प्रोटीन बन जाती हैं, तो उन प्रोटीन की मदद से क्या करता है बेटा, वो अपने नए वायरल डीएनए बनाने का काम करता है, नए वायरल डीएनए बनाने का काम करता है। ठीक है, अब ये वायरल डीएनए बन गया, और साथ ही साथ क्या है, वो जो वायरल जो डीएनए है मैच्योर होके क्या अपने आप को कवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्सिड। प्रोटीन की कोट कवरिंग इसकी चारों तरफ हो जाती है, कैप्सिड कवरिंग हो जाती है चारों तरफ इनकी। ठीक है, अपने आप कवर कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल को क्या वो को तोड़ कर, डिग्रेड कर कर
वो बाहर आ जाता है और ठीक है, फिर बाहर आने के बाद वो क्या करता है, नए जो बैक्टीरियल जो सेल होते हैं उनको इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो इस पूरी लाइफ साइकिल के दौरान क्या होता है बेटा, ये जो बैक्टीरियल जो सेल है उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देता है, उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। मशीनरी को टेक ओवर करने के बाद वो अपने हिसाब से प्रोटीन बनाने का काम चालू कर देता है और उन प्रोटीन से क्या करता है, नए वायरल डीएनए बनाता है, नए वायरल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है, सेवरल एंजाइम लाइक ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए जो 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 आपका ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, ठीक है, डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, इनकी वजह से नए वायरल डीएनए बनाता है, ठीक है। और इस दौरान पूरी लाइफ साइकिल में बैक्टीरियल सेल को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये आपकी लिटिक साइकिल। अगर एक बात और बेटा यहाँ पर, अगर जो जीनोम है वायरस का, अगर वो डीएनए की बजाय आरएनए है, डीएनए की बजाय आरएनए है, तो वो क्या करेगा बेटा, पहले वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो डायरेक्टली आरएनए की मदद से वो प्रोटीन क्या है, वो जो बैक्टीरियल डीएनए है या जो बैक्टीरियल सेल है उसको टेक ओवर नहीं कर सकता, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज नहीं कर सकता। तो पहले क्या करेगा वो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा वो अपने आप को क्या बोले, डीएनए में कन्वर्ट करेगा। डीएनए बनाने के बाद क्या, फिर वो एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। एमआरएनए बनाने के बाद क्या, वो नई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, इस दौरान वो बैक्टीरियल सेल को भी खत्म कर देता है। तो नई प्रोटीन्स बनती हैं, उससे एक नया डीएनए बनेगा, उस नए डीएनए से दोबारा से क्या, वो चेंज करेगा दोबारा से आरएनए के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो मेन जो जीनोम था उस वायरस का वो आरएनए था, तो उस डीएनए से दोबारा क्या बनाएगा बेटा, वो आरएनए बनाता है। और इसी प्रोसेस के दौरान वो क्या, फिर नए सेल को दोबारा से क्या, इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये फर्क है आपका। अगर आरएनए अगर जीनोम है तो वो पहले डीएनए बनाएगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से दोबारा से फिर वो क्या है, जो डीएनए के जो डीएनए बनाएगा, डीएनए से दोबारा फिर क्या बनाएगा, वो अपना जीनोम तैयार करेगा, आरएनए बनाएगा, ठीक है। जो ये जो प्रोसेस कहलाता है आरएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम इन्वॉल्व बेटा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? तो इसके अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर पूरी जो लाइफ साइकिल है किसकी बेटा, वायरस के जो अपने आप रेप्लिकेट करने की, मल्टीप्लाई करने की जो स्टेजेस हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहला आपका होगा अटैचमेंट होगी, दूसरी होगी पेंट्रेशन, ठीक है, उसको नोट डाउन करते जाना बेटा। अटैचमेंट में जुड़ता है, पेंट्रेशन में वो छेद करता है, और थर्ड छेद करके वो अंदर अपना डीएनए डालता है, अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है। थर्ड स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। फिफ्थ स्टेज में जो फोर्थ स्टेज है उस दौरान वो बायोसिंथेसिस करता है न्यू डीएनए की और प्रोटीन्स की। और नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है मैच्योरेशन की, जो जो वायरल डीएनए होते हैं वो अपने आप को मैच्योर करते हैं। आखिरी में लिसिस, आखिरी में क्या होता है, लिसिस स्टेज आती है। लिसिस में क्या होता है, वो बैक्टीरियल सेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं ताकि वो नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर सके, ठीक है बेटा। तो ये तो थी आपकी लिटिक साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लाइसोजेनिक साइकिल। भाई लाइसोजेनिक लिटिक साइकिल में डिफरेंस ये है कि लाइसोजेनिक साइकिल में जो जो वायरल जो डीएनए होता है वो होस्ट सेल को डिजनरेट या फिर डिग्रेड को खत्म नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। यही फर्क है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। ये तभी करता है, होस्ट सेल को डिग्रेड तभी करेगा जब वो लिटिक साइकिल में अपने आप को कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब वो लिटिक साइकिल के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाता है, उस दौरान ही क्या होगा बेटा, वो बैक्टीरियल सेल को डिग्रेड करेगा, डिजनरेट करेगा, उसको खत्म करेगा, उसको तोड़कर बाहर आएगा। क्लियर है? वरना वो बैक्टीरियल सेल को डिग्रेड नहीं करता है, उसको डिजनरेट नहीं करता है, उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट नहीं करता है, उसको तोड़ता नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बारे में होता क्या जानते हैं। देखो अब क्या हुआ, सबसे पहले अटैचमेंट हुई बेटा, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, पेंट्रेशन हुई। पेंट्रेशन के बाद उसने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाल दिया किसके अंदर है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए, बैक्टीरियोफेज के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो वायरस का जो डीएनए है ये अपने आप को क्या कर लेगा, जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता, सॉरी जो बैक्टीरिया जो डीएनए है उसके साथ जुड़ जाता है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वायरस का जो डीएनए होता है, वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जुड़ जाता है किसके साथ है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ।
और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ही अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो डॉटर जो सेल्स बनेंगे उनके अंदर वो चले जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। वायरल जो वायरस है अपने आप को मल्टीप्लाई करता है इन द केस ऑफ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ठीक है, मगर कई बार होता है क्या, वो अपने जो ये वर्लवेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये वायरस। ठीक है, तो लाइसोजेनिक साइकिल आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से फिर क्या है, वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, जो डिजीज कॉज नहीं करता, वो कहलाता है वर्लवेंट वायरस, जैसा कि हमने लिटिक साइकिल में देखा था। ठीक है, वो वर्लवेंट वायरस था। मगर इस केस में, लाइसोजेनिक्स के केस में, ये डिजीज कॉज नहीं करता है। ठीक है, इन्फेक्ट नहीं करता है, हालांकि वो इन्फेक्शन कॉज कर चुका होता है, मगर वो डिजीज कॉज नहीं करता है, तो वो कहलाता है नॉन वर्लवेंट वायरस। क्लियर है बेटा? तो यहां तक आपको दोनों लाइफ साइकिल क्लियर हो चुकी होंगी, लिटिक एंड लाइसोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे वायरोइड्स के बारे में। वायरोइड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वायरोइड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स, जो कि डिस्कवर किए गए थे डेनर द्वारा इन 1971। ठीक है, वायरोइड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो कि डिनर द्वारा डिस्कवर किए गए थे 1971 के अंदर। फर्क क्या है वायरस और वायरोइड्स में? फर्क क्या है बेटा? क्योंकि इनके पास प्रोटीन की कोट नहीं होती है, इनके पास प्रोटीन की कोट नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर द आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स, जिनके पास प्रोटीन की कोट नहीं होती है। ठीक है, वायरस के पास क्या होती है? प्रोटीन कोट होती है, कैप्सिड की कवरिंग होती है, मगर इनके पास क्या है? कैप्सिड की कवरिंग नहीं होती है। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये क्या होते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है बेटा, वो किससे कम होता है? वायरॉइड्स का वायरसेस के कंपेयर में कम होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो लाइनिंग है बेटा, ये सारे एनसीईआरटी की ही लाइनिंग है। ठीक है, ज़्यादा अलग इसमें कुछ है नहीं। यानी कि इनका जो मोलिकुलर वेट है क्या है? वायरॉइड्स का जो मोलिकुलर वेट है वायरस से कम होता है। ठीक है, जो वायरॉइड्स होते हैं ये सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ऐसा केस देखा नहीं गया है कि ये एनिमल्स के अंदर क्या बेटा डिजीज कॉज करते हैं। एग्जांपल है वायरॉइड्स का जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज जो कॉज करता है क्राइसेंथम के अंदर। ये एग्जांपल हो गया आपके किसके? वायरस के। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लास्ट टॉपिक हमारा आज के वो है, हम लाइकेंस के बारे में बात करेंगे कि लाइकेंस क्या होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, लाइकेंस क्या होता है? दीज आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड द फंगस। ठीक है, एल्गी और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उन्हें जो स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा उसे कहते हैं हम लाइकेंस। क्लियर है? क्लियर है? दो पार्टनर होंगे इसके अंदर बेटा, एक होगा एल्गी होगा, एक हमारा फंजाई होगा। ठीक है, दो पार्टनर होते हमारे। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा? लाइकेन में कहाँ देखने को मिलेंगे? लाइकेन में हर जगह देखने को मिल सकते हैं बेटा। ये ट्री के जो प्लांट होता है उसके तने पे मिल सकते हैं, ये पत्थर पे देखने को मिल सकते हैं, ये आपको सॉइल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो बंजर जो जमीन होती है वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं लाइकेंस। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, बात समझ में आई? लाइकेन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे पत्थरों के ऊपर देखने को मिलेंगे, जो बंजर जमीन है वहां देखने को मिल सकते हैं, प्लांट का जो तना होता है वहां देखने को मिलते हैं, जो डैम्प प्लेसेस होती हैं ठीक है वहां देखने को मिल सकते हैं, जो सॉइल होती है वहाँ डैम्प सॉइल होती है वहां देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट होते हैं बेटा इसके अंदर, एक होता है हमारा फाइकोबायंट, एक होता है आपका माइकोबायंट। ठीक है, जो फाइकोबायंट आपका अलगल पार्टनर है, फाइको का मतलब वो आपका अलगी का अलगी से आया, माइको का जो मतलब आपका फंजाई से आया। दो कंपोनेंट हो गए इसके। फाइकोबायंट का मतलब है एल्गी अलग अलग कंपोनेंट, और माइकोबायंट का मतलब है कि आपका फंगल कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? एल्गी आपके हेट्रोट्रोफिक है, और जो फंगस आपकी क्या होती है? हेट्रोट्रोफिक होती है। जो फूड लेती है किससे बेटा? फंगस से, सॉरी, जो फूड लेती है किससे? एल्गी से। और एल्गी को बदले में ये क्या देती है बेटा? एल्गी को बदले में ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है।
जो कि वो डिजोल्व कर कर जिस सरफेस के ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं उस सरफेस से क्या है प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड करती है इन डिजोल्व फॉर्म। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और जो लाइकेंस होते हैं बेटा, लाइकेंस कभी भी क्या है पोल्यूटेड एरिया में क्या ग्रो नहीं करते ये, ठीक है। इसीलिए लाइकेंस को हम गुड इंडिकेटर कहते हैं आपका एयर पोल्यूशन का। हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, कि जो लाइकेंस है दे आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ऐसी जगह है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है एयर के अंदर, वहां पर ये ग्रो नहीं करते हैं। क्लियर है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज लाइकेंस आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है कि ये जो लाइकेंस हैं वो एयर किस एयर पोल्यूटेंट के लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, ठीक है बेटा, किस एयर पोल्यूशन के लिए क्या है सेंसिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थैलाई, उसका जो स्ट्रक्चर है थैलस का स्ट्रक्चर है किसका लाइकन का, उसके बेस पर तीन तरह के होते हैं बेटा, क्रस्टोज लाइकन होते हैं, फोलियोज लाइकन होते हैं और फ्रूटिकोज लाइकन होते हैं। क्लियर बेटा, तीन तरह के लाइकन होते हैं, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन एंड फ्रूटिकोज टाइप ऑफ लाइकन्स। अगर हम बात करें कि जो मेन जो मेंबर्स होते हैं लाइकन्स के वो कौन कौन से होते हैं, हम दोनों बात करेंगे। अलगल पार्टनर के बारे में बात करेंगे, हम फंगल पार्टनर के बारे में बात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, पूछा जाता है, पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा आगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, लाइकेंस के अंदर, ठीक है। अगर हम अलगल पार्टनर की बात करें तो उसके अंदर आपको क्लोरोफाइसी देखने को मिलेगी, ज़ैंथोफाइसी आपको देखने को मिलेगी और साथ में सियानोबैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ अलगल पार्टनर। अगर हम फंगल पार्टनर्स की बात करें, फंगल पार्टनर किस फंगस के ग्रुप से बिलोंग करेगा, वो कौन सा बेटा आपका एस्कोमाइकोटिना, यानी कि एस्कोमाइसिट्स कह सकते हो उसको आप, या बेसिडोमाइकोटिना या बेसिडोमाइसिट्स, ठीक है। जो फंगल जो पार्टनर होगा आपका वो कौन सा होगा, एस्कोमाइसिट्स वाला होगा और बेसिडोमाइसिट्स वाला होगा। क्लियर है, क्लियर है। और इनकी अगर हम बात करें एस्कोमाइसिट्स के अंदर, इसके अंदर भी डिस्कोमाइसिट्स सबसे कॉमन मेंबर होते हैं हमारे लाइकेंस के अंदर। एस्कोमाइसिट्स के अंदर भी कौन से हैं, डिस्कोमाइसिट्स, ठीक है। और औरों के अंदर बात करें पाइरोनोमाइसिट्स और लोक्यूलो एस्कोमाइसिट्स। और दूसरे मेंबर्स की बात करें डिस्कोमाइसिट्स के अलग, डिस्कोमाइसिट्स से अलग दूसरे मेंबर्स की बात करें तो पाइरोनोमाइसिट्स एंड लोक्यूलो एस्कोमाइसिट्स आर द फंगल पार्टनर्स ऑफ द लाइकेंस। क्लियर है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये हमारा आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो ये नॉलेज है ये भी क्या है आपकी बढ़ती चले, सबका इसका फ़ायदा उठा सब जो आपके जितने फ्रेंड्स हैं आपका इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।